हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज जिसके अंदर स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर है आज 8। लेक्चर नंबर 8 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जिला प्राथमिक कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है और बालिका शिक्षा में इनका वर्णन कीजिए। तो इसको क्या है, मैंने आपको जिला प्राथमिक कार्यक्रम के बारे में बताया, फिर इसके आपको क्या है आगे छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करे, इसके उद्देश्य क्या था, विकेंद्रीकरण क्या था और बालिका शिक्षा में इनका क्या अहम योगदान रहा है, क्या अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। तो आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रही हैं कि समुदाय से आपका क्या अभिप्राय है, बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, जो समुदाय है वो क्या है, शिक्षा के अंदर अपना अनौपचारिक रूप में अपना योगदान देता है। तो अब हम बात करेंगे शिक्षा के अंदर, इसे जानने से पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे कि समुदाय है क्या चीज। तो मैं आपको पहले बताती हूँ स्टूडेंट कि समुदाय का अर्थ। तो स्टूडेंट, समुदाय के लिए अंग्रेजी में कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो क्या है दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? एक साथ सेवा करना। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर जो कम्युनिटी है वो क्या है, मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि एक साथ लोग मिलकर क्या है समुदाय के अंदर रहते हुए सेवा करते हैं और परस्पर क्या है सहयोग से रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में अब उसका साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं? जो क्या है एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दुख सुख सहयोग क्या है परस्पर स्टूडेंट आपस में मिलकर वो एक दूसरे का अच्छे से साथ निभाते हैं। वो साथ किसी भी एंगल पर किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये है समुदाय का अर्थ स्टूडेंट। अब मैं बताऊंगी इसकी परिभाषाएं। दो परिभाषाएं हैं अगला स्टूडेंट हमारा पॉइंट। परिभाषाएं, पहली परिभाषा है निम्नखांग के अनुसार। निम्नखांग के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट कि निम्नखांग के अनुसार इन्होंने संविधान के द्वारा जो समुदाय है, समुदायों को अपनी एक दृष्टि से अपने नजरिए में किन विचारों के द्वारा इसे व्यक्त किया गया है। तो मैं बताती हूँ स्टूडेंट आपको कि किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण, किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के परिपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है। ये किसने कहा है? निम्नखांग के अनुसार। अब है अगली जो डेफिनेशन है ब्राउनेल के अनुसार। ब्राउनेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जो इसके बारे में समुदाय के बारे में कि समुदाय है क्या चीज और अपने विचारों के अंदर इन्हें किस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो स्टूडेंट, जैसे समुदाय से मेरा अभिप्राय उस समूह से है जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति विभिन्न क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त होकर पड़ोसियों की भांति मिलकर साथ रहते हैं और यह प्राथमिक समूह है जिसमें जीवन के अनेक कार्य परस्पर सहयोग से किए जाते हैं। ये किसने कहा है? ब्राउनेल के अनुसार कहा है। तो ये हुई हमारे स्टूडेंट 2 डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे कि समुदाय की विशेषताएं। अगला हमारा पॉइंट है समुदाय की विशेषताएं। अब विशेषताओं के अंदर स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करें समुदाय की विशेषताओं को कि क्या विशेषताएं हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड है इसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक
क्षेत्र में निवास करते हैं। जो समुदाय है, समुदाय के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर क्या है, निवास करते हैं और वहीं पर निवास करते हुए एक दूसरे के सुख दुख में और सहयोग की भावना एक दूसरे से रखते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि इसमें जो जितने भी सदस्य जुड़े होते हैं उनके अंदर क्या है, हम की भावना होती है और सब इस भावना के साथ, जो हम की भावना है वो क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगला फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि इसमें क्या है, इसकी अपनी एक जीवन शैली होती है। वो क्या है, किस एंगल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसके अंदर उनका क्या कार्य है, तो इसके अंदर क्या है, उनकी एक अपनी जीवन शैली होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इसके सभी सदस्यों में परस्पर सहयोग की भावना और सुख दुख की भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये स्टूडेंट हुए हमारे विशेषताओं के अंदर समुदाय के 5 पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की जो समुदाय के कार्य है, वो समुदाय के कार्य किस चीज को लेकर, शिक्षा को लेकर। अब जैसे शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में समुदाय के कार्य, आप इसे ये भी बोल सकते हो कि स्टूडेंट बच्चे की शिक्षा में समुदाय की भूमिका। अब जैसे आप इसे लॉन्ग पॉइंट के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो मेन हेडिंग के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में समुदाय के कार्य अथवा बच्चे की शिक्षा में समुदाय की भूमिका। तो अब हम बात करते हैं कि बालिका शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है। बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका, इसे भी क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या समुदाय की भूमिका है, समुदाय किस प्रकार क्या है, बच्चे के एजुकेशन के अंदर किस प्रकार से अनौपचारिक रूप में एक अपना क्या है रोल अदा करता है, क्योंकि जो समुदाय है वो अनौपचारिक ही रूप में अपना रोल अदा करता है। वो किसके द्वारा कैसे रोल अदा करता है शिक्षा के अंदर, तो मैं फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करने जा रही हूँ, विद्यालय खोलना। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर विद्यालय खोलना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि विद्यालय खोलना कैसे। तो जैसे क्या है, औपचारिक शिक्षा की मुख्य संस्था है विद्यालय और इन विद्यालयों को खोलने का जो मेन कार्य होता है वो किसका होता है, समुदाय का होता है। अब वो समुदाय का कार्य कैसे मेन होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप मान के चलो कि अगर समुदाय ने अपनी पीढ़ी को शिक्षित करना है, अपनी पीढ़ी को हर एंगल से आगे बढ़ाना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर है स्टूडेंट, चाहे वो क्या है संस्कृति के क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो अपने कल्चर के अंदर है, चाहे अपनी पीढ़ियों को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उनको जागरूक करना है उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति। तो जो क्या है समुदाय ही ऐसा हमारी लाइफ के अंदर, शिक्षा के अंदर है, चाहे वो किसी भी और एंगल से ऐसा रोल अदा करता है जो क्या है विद्यालय खोल कर देना और अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने कल्चर से जागरूक करवाना और उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करवाना। तो विद्यालय खोलना वो किसका काम है, समुदाय का ही विशेष काम है। अगला है शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण। अब शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण कैसे स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा शिक्षा के स्वरूप का जो निर्धारण है वो कैसे दिया जाता है। तो विद्यालयों में जो दी जाने वाली जो शिक्षा है स्टूडेंट, उसकी स्वरूप और संरचना कैसे होनी चाहिए, बच्चा प्राइमरी लेवल बच्चा कैसे उसको गेन करेगा शिक्षा को, आफ्टर 10th प्लस 2 तक बच्चा किस प्रकार की शिक्षा करेगा, जो प्राप्त करेगा, वो सारा काम किसका होता है, समुदाय का। समुदाय के अंदर कौन होते हैं, लोग क्या है अपने सहयोग के द्वारा परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करके अपने क्या है विचार शब्द शेयर करके एक दूसरे से वो क्या है शिक्षा के स्वरूप को निर्धारण करते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण।
शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। अब शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो स्टूडेंट कैसे करना है सॉरी स्टूडेंट्स, कि शिक्षा के अंदर स्टूडेंट क्या समस्याएं हमें नजर आ रही हैं देखने के लिए, किस चीज की आवश्यकता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र पर चाहे लगा लो, आप आर्थिक क्षेत्र पर लगा लो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र पर लगा ले। तो ये स्टूडेंट ये समुदाय इस चीज को फेस करता है कि किस जगह हमारे बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, जो आने वाले समय के अंदर हमारे देश के जो राष्ट्र के निर्माता है वो कौन है, बच्चे ही हैं। तो ये सब चीज का जो निर्धारण है कि शिक्षा का मेन टारगेट क्या होना चाहिए, किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो शिक्षा किस प्रकार की हो ताकि बच्चा जब भी 10th के बाद स्कूल से बाहर निकले तो उसे क्या है अपने रोजी रोटी के साधन नजर आए। तो एक शिक्षा ही ऐसा साधन है समुदाय के पास, हमारे पास, जिसके द्वारा क्या है शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, तो समुदाय ही क्या है शिक्षा का निर्धारण करता है, शिक्षा के उद्देश्यों का, ताकि क्या है हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर क्या समस्याएं पनप रही हैं और इस समस्याओं को दूर करने के लिए किस चीज की नीड है हमें, किस चीज की आवश्यकता है हमें, तो ये किसके द्वारा हो सकता है, सारी शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम का निर्धारण। अब पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो कौन करता है, जो क्या है, जो हमारे स्टडी का मेन मटेरियल है वो कैसे होना चाहिए, कैसे उसके अंदर जो विषय है वो होने चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, या बिल्कुल क्या फिक्सअप होना चाहिए, या जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, तो इन सब का जो मेन फिक्स करता है या किस प्रकार का होना चाहिए वो समुदाय ही करता है। समुदाय के अंदर जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वही क्या है इस चीज का निर्णय करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि बच्चे की जो लाइफ है उससे सिक्योर हो सके और बच्चे अपने कल्चर से भी दूर ना जाएं, और क्या है बच्चे क्या है आर्थिक विकास के अंदर हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इस प्रकार क्या है जो समाज उपयोगी उत्पादक कार्य है जैसे विषयों को सम्मिलित किया जाए और माध्यमिक और उच्च शिक्षा को क्या है व्यवसायिक बनाया जाए। सॉरी स्टूडेंट्स, कि जो शिक्षा कैसी हो, जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा है, ताकि ऐसा पाठ्यक्रम हो ताकि वो बाहर निकले उसी के द्वारा अपनी रोजी रोटी के साधन बना सकें, और क्या है इससे हमारे देश के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर जो आर्थिक समस्याएं हैं वो शिक्षा के द्वारा, शिक्षा में क्या है पाठ्यक्रम के द्वारा ही उसे क्या है प्राप्त किया जा सके और उसे क्या है दूर किया जा सके। आगे पॉइंट है स्टूडेंट की सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो सार्वभौमिक शिक्षा है उसका मेन मतलब है क्या, जो समुदाय शिक्षा के क्या है महत्व के अंदर अपना विशेष योगदान देता है, वो किस रूप में, अनौपचारिक रूप के अंदर। तो अपने नागरिकों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा भी क्या है आवश्यकता है। भारत के संविधान में यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य के अंदर 7 से 14 जो वर्ष के बच्चे हैं उसे निःशुल्क और क्या है अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अगर उन्हें कोई आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इनकम तौर पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टूडेंट उन्हें क्या है निःशुल्क बिना फीस लिए क्या है शिक्षा दी जा सके। और इससे क्या है जो हमारी प्राथमिक लेवल की शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा है, उससे बच्चे क्या है अधूरे ना रहें, ताकि बच्चे का जो बेस है, बच्चे की जो नींव है वो भी अच्छे से बन सके। तो सार्वभौमिक शिक्षा का स्टूडेंट यही मतलब है, जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और अच्छी परिणात्मक और गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। प्रौढ़ शिक्षा की
व्यवस्था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है वो बच्चों के साथ साथ यंग जो पीढ़ी है उसके साथ साथ जो प्रौढ़ है हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, उन्हें भी शिक्षा दी जाए ताकि वो क्या है अपने साइन जो उनके घरेलू कार्य के अंदर जो भी खत हैं, जो भी थोड़ा बहुत लिखत पढ़त का काम है उसे भी वो क्या है अच्छे से कर पाए और बाहर जो क्या है उनके अधिकारों का शोषण ना हो, वो उन अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो जाए। तो जो समुदाय है वो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी करता है जिसके अंदर बूढ़े क्या है 40 साल से ऊपर भी जो व्यक्ति आ जाते हैं ताकि वो भी क्या है शिक्षा को किसी ना किसी के द्वारा अगेन कर सके और शिक्षा को अगेन करके जो अपने अधिकार हैं, जो बाहर के काम है दैनिक अपनी लाइफ के अंदर उसे भी प्राप्त कर सके। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ कि बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका। अब हम अपना पॉइंट क्लियर करते हैं कि समुदाय के अनौपचारिक शैक्षिक कार्य। अगला हमारा पॉइंट है समुदाय के अनौपचारिक शैक्षिक कार्य। जो शैक्षिक कार्य है वो कौन कौन से हैं, तो इसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू ही पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। अब हम बात आती है कि जो समुदाय है वो अनौपचारिक रूप के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और कौन कौन से जो क्या है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है शिक्षा के साथ साथ, जैसे मैंने बात की है अभी शारीरिक विकास जो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो शिक्षा के साथ साथ जो समुदाय है, समुदाय क्या है विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य स्थानों के अंदर जल व्यवस्था का भी प्रदान करता है बच्चों के लिए अच्छे मैदान, खाली स्थानों पर आप लगा लो कि पार्क बनाना और उनके अंदर जो उनके खेलों की व्यवस्थाएं हैं, खेलों की सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध कराना ताकि जो बच्चा है स्टडी के साथ साथ अपना शारीरिक विकास भी अच्छे से कर पाए। शारीरिक विकास वो किससे कर पाए, ताकि वो क्या है खेल के द्वारा जहाँ तक कि पानी की फैसिलिटीज, पार्क, खाली जगह पर वो खाली शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चे खाली टाइम है बच्चे के पास तो वो क्या है अपने माइंड को अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या है अपने शरीर का अच्छे विकास करने के लिए तो स्टेडियम या कोई आप श्वास जाल अन्य खाद्य पदार्थों की भी समुदाय क्या है उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र है, जो चिकित्सालय होते हैं उनकी भी क्या है फ्री फैसिलिटीज देता है ताकि बच्चा जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति है वो बच्चे क्या है स्टडी के साथ साथ इन चीजों के द्वारा भी जो अपना शारीरिक विकास अच्छे से कर पाए। तो ये भी क्या है जो समुदाय है वो अनौपचारिक रूप में शिक्षा के अंदर अपना एक विशेष रोल अदा करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मानसिक विकास। मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसे स्टूडेंट, अब हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि हमारे समाज के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, इतने विद्यालय खोले गए हैं, उन विद्यालयों के अंदर बच्चे मानसिक विकास भी अपना करते हैं। मानसिक विकास किसके द्वारा होता है, वो बेशक प्रत्यक्ष चाहे वो बेशक अप्रत्यक्ष समुदाय इसे प्रभावित करता है। समुदाय पुस्तकालय खोलता है, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो पुस्तकें छपी होती हैं उसको क्या है विद्यालयों के अंदर जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होते हैं उसे उसके अंदर ले जाने के लिए मदद करता है ताकि बच्चे क्या है इसे पढ़कर देश के कोने कोने की अच्छे से खबर अगेन कर पाए और अपने पूर्व ज्ञान और न्यू लेटेस्ट ज्ञान के अंदर वृद्धि कर पाए। और इससे क्या है बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। और साथ साथ क्या है स्टूडेंट जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जो निकालता है उनके अंदर भी प्रॉपर आप क्या मान के चलो कि भागीदार बनाने का प्रॉपर हर समय संभव प्रयास करता है और इससे क्या है बच्चों का मानसिक विकास होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सामाजिक विकास।
स्टूडेंट, कैसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है, क्योंकि जो प्रॉपर बच्चे का सामाजिक विकास होता है, जो घर के इन्वायरमेंट से निकलकर बच्चा कहाँ खेलता है, कहाँ मित्र बनाता है, कैसे जो अपना समाज के अंदर एक रोल अदा करता है, वो कहाँ होता है, समाज के अंदर होता है, समाज के अंदर ही उसके मित्र बनते हैं, कैसे सहयोग की भावना उसने देनी है और आगे आकर समाज के अंदर किन कार्यों को किस प्रकार करना है, किस प्रकार अगर वो समाज को मुख्य नजर रखते हुए काम करता है तो उसे जो समाज है एक अच्छे नजरिए से देखता है। अगर समाज को मुख्य नजर ना रखते हुए इसके ऑपोजिट कार्य करता है तो समाज इसे क्या है, चरित्रहीन व्यक्ति कहता है और उसे भी किसी भी कार्य के अंदर क्या है, आगे भाग लेने के लिए उसे नहीं आने देता। तो समाज के अंदर कैसे परस्पर सहयोग करना है, कैसे दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं, तो ये सारा जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, समाज के अंदर ही रहकर होता है। तो इस प्रकार जो समुदाय है वो सामाजिक विकास के अंदर भी अपना एक मेन रोल अदा करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की नैतिक विकास। नैतिक विकास, अब नैतिक विकास के अंदर स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि नैतिक विकास जो बच्चे के अंदर आता है, पहले उसका जो स्कूल जाने से पहले एक अध्यापक के रूप में उसका जो मेन रोल अदा करते हैं उसकी लाइफ के अंदर, वो उसके कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स कैसे सिखाते हैं कि कैसे ईमानदारी के साथ स्कूल के अंदर, समाज के अंदर आपने एक अच्छा रोल अदा करना है, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बड़ों को क्या है जी कहकर बुलाना है, कैसे ईमानदारी, कैसे क्या है बड़ों को रिस्पेक्ट करनी है, कैसे सच का साथ देना है, ये सारी क्या है नैतिक शिक्षा के अंदर आती है। जो बच्चे के अंदर क्या है नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मोरल वैल्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट जो नैतिक विकास होता है माँ बाप के साथ समाज के अंदर भी उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसके अंदर आ जाती है ईमानदारी, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सच का साथ देना, अगर झूठ बोल भी रहा है तो वो अच्छे काम के लिए हो, ना कि वो गलत काम के लिए। तो इस प्रकार जो नैतिक विकास है, जो मोरल डेवलपमेंट है, वो भी क्या है बच्चे की समाज के अंदर ही डेवलप होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो कल्चर डेवलपमेंट है वो कैसे बच्चे के अंदर आता है। अब पहले उसके लिए जो उसका समाज लगा लो, जो इन्वायरमेंट वो किसको फेस करता है, अपने घर को फेस करता है। घर के अंदर रहन सहन कैसा है, वेशभूषा कैसी है, बोलने का ढंग कैसा है, तो वो क्या है धीरे धीरे घर से निकलकर समाज की ओर जाता है। समाज के अंदर वो लोगों को फेस करता है कि लोगों का बोलने का ढंग कैसा है, लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खाने पीने का ढंग कैसा है, वैसे ही क्या है बच्चा उसे अगेन करता है और अपनी लाइफ के अंदर उसी चीज को अपनाता है। जो कल्चर है, कल्चर स्टूडेंट ऐसी चीज है, बच्चा क्या है बूढ़े होने तक एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रौढ़ के रूप में उसके क्या है खून में ये चीज होती है, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें क्या है सामने मिलती ही मिलती है। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा सांस्कृतिक विकास। अगला है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक प्रभाव कैसे बच्चा राजनीतिक प्रभाव में भी क्या है समुदाय में ही सीखता है। प्रत्येक समुदाय किसी न किसी राजनीतिक व्यवस्था में क्या है विश्वास रखता है और अपने नागरिकों को उसी के अनुरूप अच्छे नागरिक के रूप में क्या है तैयार करना चाहता है, उसे उसी रूप में क्या है वो सामने देखना चाहता है। यह कार्य वह विद्यालयों के माध्यम से करता है और इसके अतिरिक्त समुदाय में विभिन्न राजनेताओं के विचारों के उसे भाषण सुनाए जाते हैं और उसी के माध्यम से उसकी जो राजनीतिक सोच है उसे क्या है विकसित किया जाता है। यह विभिन्न व्यवस्थाओं तथा उनकी क्या है गुण दोषों को अवगत करवाता है। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा राजनीतिक प्रभाव। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक किया कि समुदाय से आपका क्या अभिप्राय है, बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया समुदाय का अर्थ, फिर उसकी दी 2 डेफिनेशंस, फिर किया हमने समुदाय की विशेषताएं जिसके अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट क्लियर करवाए, फिर बताया
कि बालिका शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है। तो इसके अंदर मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया कि विद्यालय खोलना, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण, सार्वभौमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। फिर इसके अंदर हमने एक अपना पॉइंट और क्लियर किया कि समुदाय के अनौपचारिक शैक्षिक कार्य, जो समुदाय के अनौपचारिक शैक्षिक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक प्रभाव। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ कि समुदाय के अंदर समुदाय किस प्रकार अपना रोल अदा करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट करेंगे कि समुदाय की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसके जो सुझाव हैं, तो और बालिका शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका है, ये लेक्चर नंबर 9 के अंदर करेंगे। तो ये टॉपिक स्टूडेंट हमारा क्लियर यहीं पे होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।